अब्दुल करीम बेसिकली एक कराची के रहने वाले थे। 122 कत्ल करना, जी जी जी। ठीक है। उसकी वजह क्या थी? कोई प्रोफेशनल किलर थे, कोई शूटर थे? होता ना जैसे लोग पैसे लेके बंदे मारते हैं। सैनमो में इन्होंने बम रखे और वो उनको टाइम बम रखे, उनको रिमोट से इन्होंने उड़ाते थे इंसान। अब्दुल करीम की बात सच्ची है कि बम बना सकता था। भाई जितने भी लोग जहाद करते हैं, जहादी हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है। अब्दुल करीम 122 मर्डर होने के बावजूद भी बेड़ियाँ लगी हैं, लेकिन वो जेल वालों को धमकी देता था और उसके बावजूद वो पूरी जेल में 4 बजे तक घूमता था। वो जी अगर वो चंद दिन रह जाता तो उसने बम भी चलाने थे, उसका जी। जो बम भी चला रहा है तो उसने चलाने तो बम भी थे। बम भी थे। काम तो आबिद बॉक्सर ने बहुत बड़ा किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज किए, बहुत टेक्स्ट मैसेज आए, बहुत कॉल्स आई कि असलम गढ़ा साहब से को दोबारा बुलवाएं और कोई जेल की ऐसी स्टोरी सुनाएं कि जो आज तक ना किसी ने सुनी हो। तो मैंने भाई अपने को रिक्वेस्ट की, इनकी मेहरबानी, वो मुमताज़ खान साहब की मेहरबानी, वो फिर इनको ले आए। तो आज मैं इनसे आप लोगों को अब्दुल करीम बम्बा वाला का जो स्केप है ना, मीन जब वो कोटलखपत जेल से फरार हुए थे, वो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इस तरह का बोल्ड और कोई नहीं बोल सकता। उस जुमले के लिए मुझे इतने लोगों ने काट काट के क्लिपिंग भेजी है कि हाँ मैं गुंडा हूँ। तो लोगों ने इन बात बंदे की वायरल हो जाती है। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, एक तो पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपका टाइम बड़ा कीमती है और आप बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं, तशरीफ़ लेके आते हैं। आप एक छोटी सी मुझे फेवर दें कि अब्दुल करीम के जब जेल से एस्केप किया, उसने भागा, वो स्टोरी तो मेरे नाजरीन को समझा दें ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, पहली तो बात यह है कि आपकी मेहरबानी है कि आपने नहीं आप मुझे याद किया है। अवाम के इसरार पे दूसरी दफ़ा याद किया आपकी मैंने। मोहब्बत और जिन्होंने इसरार किया, जिन दोस्तों ने, उनकी भी मेहरबानी है। जी जी। उन्होंने मोहब्बत की है, मोहब्बतों की अनायतें निछावर की हैं, उनका भी शुक्रिया। और जहाँ तक बात आपने बम्बा वाले की और मैंने आपको इससे पहले कोटलखपत जेल में जब 88 से 95 तक जो लोग अंदर थे, उनमें से कुछ लोगों के नाम मैं भूल गया था। उसमें साबर डोगर साहब, शहबाज डोगर साहब ये भी थे, फिर जेदा डोगर भी होगा। जेदा डोगर भी था, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब अपना ये बाबा गुल्ला साहब हैं, ठीक है जी, वो भी उस वक्त जेल में थे। और इसके अलावा बेशुमार लोग जिनका मैं जिक्र नहीं कर सका, और वो जेल में थे और एक अच्छा टाइम गुजार कर गए जेल में। तो बाकी जहाँ तक बम्बा वाला अब्दुल करीम की बात, अब्दुल करीम बेसिकली कराची के रहने वाले थे और इनका मुजाहिद थे ये। एक मुझे बात बताइए, 122 कत्ल करना, जी जी जी। ठीक है, उसकी वजह क्या थी? कोई प्रोफेशनल किलर थे, कोई शूटर थे? होता ना जैसे लोग पैसे लेके बंदे मारते हैं। जी, ये जी। इनकी नेचर क्या थी? बेसिक ना ये एक फंडामेंटल आदमी था, यानी बुनियाद पर जिसे कहे कि दीन का, मज़हब का एक लगन रखने वाला बंदा था ये। और हमारी मुलाकात मैंने आपसे पहले भी कहा कि खोस्त के महाज पे अफगानिस्तान में हुई थी और ये अच्छा दोस्त था और जमीयत को भी ये सपोर्ट करता था उस वक्त। तो ये जो 122 मर्डर हैं, कोई इसने कोई गोलियों से नहीं मारे। बेसिक जिन सैनमों में, पाकिस्तान के जिन सैनमों में, यानी कि दो नंबर फिल्में चलती थी, गंदी फिल्में जो होती हैं, जिनको ब्लू फिल्म्स कहते हैं, वो चलती थी। उन सैनमों में इन्होंने बम रखे और वो उनको टाइम बम रखे, उनको रिमोट से इन्होंने उड़ाते थे ये सारा। पर हमें इससे पहले नहीं पता था जब ये हम महाज पे थे। लेकिन उसके बाद जब ये पकड़े गए हैं और पकड़े जेल आए हैं, हाँ जेल आए, मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि ये अपना गालबन मेरा ख्याल है कि मिलत पार्क थाना जो आपका, इसी के पास कहीं ये अरेस्ट हुए थे। और उसके बाद जब जेल आए, और ज़ाहिर जेल में हम ऑलरेडी पहले से थे, कुछ जमीयत के सियासी केसेस थे, उसकी वजह से हम जेल काट रहे थे। और जब ये आए मुझे मिले वहाँ पे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात कहता चलूँ कि जिस वक्त मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि सादिक गंजी का जब मर्डर हुआ है अपर माल पे सर्विसेज के सामने, उस वक्त हक नवाज झंगवी जो थे, एक तो हक नवाज झंगवी थे, हेड थे जो स्पाई साहबा के। इस बच्चे का नाम भी, जिसने ये काम किया है, इस बंदे ने, इसका नाम भी हक नवाज था, जिसने ये मर्डर किया था। इसके साथ मोहम्मद हसन काका, जकी, रुस्तम, वसीम, ये काफ़ी लोग अपना स्पाई साहबा के जेल में थे। जब ये जेल आए थे तो ये जो हक नवाज था, इसकी यानी कि ये जब मार के निकले हैं तो इन्होंने गन रखी थी अपने लेफ्ट साइड के ऊपर, अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर।
तो उनके मुंह से सुना है ये सारा। तो वो एक फायर कहीं अंदर आ गया, वो कहीं झटका लगा मोटरसाइकिल का, वो फायर हुआ है, तो उनकी ये चीज़ जो है ना, ये सामने वाली सारी उड़ गई थी। अच्छा, अपनी ही गोली से? अपनी ही गोली से आकनवाज की चीज़ सारी उड़ गई थी। बेसिकली ये आधा चेहरा, आधी नाक उनकी नहीं थी, सिर्फ ये निशान ही था नाक का सारा, जब वो जेल में आए। और ज़ख्मी थे जब वो आए, ठीक है जी। उसके बाद उनको सजाए मौत के पैरे में भेज दिया जाता है, कुछ देर वो हॉस्पिटल में भी रहते हैं। अब हुआ ये कि जब अब्दुल करीम अंदर आया, अब्दुल करीम के साथ एक मजीद फ़ौजी था, जो कि अपना पीला भट्ट साहब, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका मुखालिफ था। ये उनके साथ असलम शामी की अदालत होती थी अपर माल पे, बिल्कुल, जहाँ पर हम भी अपने केसेस भुगताते थे, तो ये वहाँ पेश होते थे। इसने दोस्तों से के अंदर भी कहा कि यार मुझे 2 पिस्टल मिल जाएं तो मैं ना मजीद फ़ौजी और हम जो है ना वो असलम शामी की अदालत से भाग सकते हैं। बल किसी ने उस वक्त उनकी वहाँ नहीं सपोर्ट की। फिर उन्होंने ये भी कहा, इसने अब्दुल करीम ने, कि मुझे 1000 एक गोली मिल जाए कलाशनकोफ की, तो उसका बारूद निकाल के मैं बम बना के, तो मैं अच्छा, खुद बम, अब्दुल करीम की बात सच्ची है कि बम बना सकता था? भाई जितने भी लोग जहाद करते हैं, जहादी हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। और बम को जांच करना, उसकी पड़ताल करना, आपके ये अपना जो जितने भी आपकी एजेंसी हैं, उन तमाम मुलाजमिन को ये इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है सारी। अच्छा। तो इसने कहा, वो भी किसी ने नहीं किया, बल मुख्तसर ये कि अब्दुल करीम की कोई हेल्प किसी ने नहीं की? किसी ने नहीं की। फिर इन्होंने किया इस तरह के, इन्होंने स्पाई साहबा, चूँकि मैंने आपसे कहा मोहम्मद सैन, काका, जकी, वसीम, रुस्तम में, ये सब जेल में थे। और हकनवाज भी ज़ाहिर अपनी चक्की से बाहर नहीं आते, वहीं अपने उसमें प्यारे में होते थे। तो उस वक़्त इन्होंने कहीं प्यारे, अब्दुल करीम की ये पोजीशन थी कि अब्दुल करीम 122 मर्डर होने के बावजूद भी बेड़ियाँ लगी हैं, लेकिन वो जेल वालों को धमकी देता था, और उसके बावजूद वो पूरी जेल में 4 बजे तक घूमता था, वो फिरता था, वो सारा बेड़ी लगी के साथ 122 मर्डर हैं, जबकि एक मर्डर होता तो लोग निकलने नहीं देते, पैरे से भाई ऐसे रह जाना नहीं बात। तो ये वहाँ पर इस तरह से फिरता था ये सारा। और अक्सर मेरे कमरे में आ जाया करता था, क्योंकि हमारा एक ताल्लुक पहले से पीछे से था सारा, तो इस्लामी जमीयत तुलबा के हवाले से। तो जब ये एक दिन ऐसा हुआ कि इसने आके सुबह, गालबन जुमेरात या बुध का दिन था, जिस दिन सजाए मौत की मुलाकातें होती हैं, इसने मुझे आके आवाज़ दिया। मैं सोया हुआ था अपने कमरे में, हमारा कमरा वो, मैं कमरा इसलिए कह रहा हूँ, आप बेसिकली उसका नाम चक्की होता है जेल के रूम? नहीं, वो चक्की थी नहीं। अच्छा, था ही कमरा, वो आज भी कमरा है, स्टिल टुडे, आज भी वहाँ पे लांगरी रहते हैं जेल के, ठीक है जी, आज भी वो कमरा ही है। वो कमरा उन्होंने जमीयत को दिया हुआ था, और उसमें ही मैं रहता था सर, ठीक है जी। उसमें 2, तभी आप चक्की नहीं कहते? मैं चक्की नहीं कहता। उसमें 2 वाशरूम थे, एक किचन था, 3 मुलाजिम जेल की तरफ से हमें मिले हुए थे, ठीक है जी। मेरा जो पकाने वाला था, कुक जो था, उसका नाम था मुश्ताक, वो पेशावर से था, वो चोरी के केस में उसको सजा हुई थी, वही मेरा खाना पकाता था। इसने आगे सुबह आवाज़ दी, असलम भाई उठो यार, किधर हो यार, अभी तक सो रहे हो, मुलाकात में नहीं जाना? अब्दुल करीम बम्बो वाले की बात कर? हाँ, अब्दुल करीम बम्बो वाले की बात कर रहा हूँ। बेसिक ये, वो इसलिए ये कह रहा है कि मैं 10:30-11 बजे अपना ड्यूटी में चला जाता था, और 3 बजे तक मैं अपनी मुलाकात करता था। मेरी मुलाकात आए या ना आए, मैं ड्यूटी में चला जाता था। और जो भी लड़का आता था, जाली में शक्ल दिखाता था, उससे मैं कहता था गेट पे, और दरबान उसको मोहर लगाता था, वो अंदर आ जाता था, ठीक है। इसने कहा उठो भी, मैंने भी देखा टाइम ज़्यादा हो गया, मैंने कहा चलो मैं उठता हूँ। मैं वाशरूम चला गया, वाशरूम से मैं होकर आया हूँ, तो अब्दुल करीम मेरे कमरे में नहीं था। मैंने मुश्ताक से पूछा, यार अब्दुल करीम किधर गया? उसने कहा असलम भाई वो अपना चला गया, बस पता नहीं कहता। मैंने कहा नाश्ता तैयार किया, देखो बाहर उसने देखा वो नहीं था, ठीक है। बहरहाल मुख्तसर ये कि मैंने नाश्ता किया, मैं चल वो आएगा तो उसको यार नाश्ता करवा देना। मैंने नाश्ता किया, मैं ड्यूटी की तरफ चल पड़ा। अब मैं जब ड्यूटी गया हूँ, तो मैं वहाँ पे, मैंने आपको बताया कि मैं 2:30-3 बजे ड्यूटी से निकलता था, ठीक है जी, मेरे मुशक्ति सामान पकड़ने के लिए, चूँकि 100-150 लड़का मुझे मिलने के लिए स्टूडेंट आया हुआ था, तो मेरा शॉपर काफ़ी होते थे। वो शॉपर पकड़ने के लिए मेरे 3 मुलाजिम यानी कि 3 बजे आ जाते थे अपना गेट के बाहर, अंदर वाले गेट के बाहर। दरवाज़ा खोलता था, वो सामान पकड़ लेते थे, लेके चले जाते थे, तो मैं निकल के चला जाता था सारा। पल मुख्तसर ये कि मैं पूरी जेल घूमता था, मुझे रुकावट कहीं नहीं थी, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ। सजाए मौत के पैरों में भी चला जाता था, जैसे अबीबुल्लाह भट्टी साहब का मैंने जिक्र नहीं किया, वो भी जेल में थे उस वक्त, सज़ा काट रहे थे, तो मैं उनको भी अक्सर मिलने के लिए चला जाया करता था। फिर वाजिद उमर गोगी था, ठीक है जी, नहीं मैं भट्ट साहब भी उस वक्त बंदर थे सारे। अब ये जितनी टीमें सारी उस वक्त जेल में ही थी। अब ये हुआ इस तरह कि ये जब मैं 2:45-3 बजे के करीब मैं अपनी मुलाकातें ख़त्म करके निकला। यानी कि आप भी इस दिन ड्यूटी में गए? मैं गया, हाँ जी, ड्यूटी में गया। जब मैं ड्यूटी में गया तो उस वक्त सजाए मौत की मुलाकात अंदर आ रही थी।
जब मैंने वापस आ रहे थे? नहीं वापस नहीं आ रहे थे, अभी बाहर से अंदर आ रहे थे। जब मैं गया अच्छा, ड्यूटी में एंटर हो रहे थे। 11:30 बजे के करीब वो लोग अंदर आ रहे थे सजाए मौत की मुलाकात के लिए, हकनवाज की मुलाकात भी करनी थी। मैंने देखा कि 8 से 10 लोग जिन्होंने सर के ऊपर यासिर अरफात के यानी फ़लस्तीन के रुमाल बांधे हुए थे, क्लीन शेव थे सारे। लेकिन इसके साथ मैं कहता चलूँ कि अपना अब्दुल करीम की दाढ़ी थी, यानी कि बड़ी नहीं थी लेकिन छोटी दाढ़ी थी, वो दाढ़ी में था। और कद भी उसका मेरा गालबन 5 फुट 5 इंच या 4 इंच होगा, इससे ज़्यादा कद उसका नहीं था। तो वो ना मैंने देखा वो लड़के अंदर गए हैं सारे, वो रुमाल बांधे हुए क्लीन शेव हैं सारे। वो हकनवाज की मुलाकात के लिए जा रहे थे। जिस वक्त वो हकनवाज की मुलाकात के लिए जा रहे थे तो तकरीबन मैंने सबको देखा, सभी क्लीन शेव थे। और जब मैं 2:45-3 बजे मुलाकात ख़त्म करके बाहर जा रहा हूँ तो सजाए मौत की मुलाकात करके हकनवाज की वो वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो उन 8-10 बंदों में मैंने देखा, मुझे एक जिमें कहते पंजाबी झकावा पे यार ने जो अब्दुल करीम की शक्ल का भी कोई बंदा है यानी क्लीन शेव हो गया था। एक बंदे ने दाढ़ी, मैंने दाढ़ी रखी है, मैं फौरन क्लीन शेव होऊंगा तो आपको हर बंदा नहीं पहचान, हाँ जी, हर बंदा नहीं पहचान सकेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो 2 सेकंड लगेंगे। लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, वो अपना 8-10 बंदे निकल गया था, जेल की ड्यूटी से बाहर चले गए। अब मैंने आपको बताया कि चंद सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे वो अब्दुल करीम है, लेकिन मैंने कहा उसने दाढ़ी रखी हुई है और वो इस तरह हो ही नहीं सकता, वो चला गया सारा। और जिस वक्त वो बाहर चले जाते हैं, कुछ 4-4:15 का टाइम है, मैं असर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मेरे कमरे में तारे खां भी है, आमिर भट्ट भी है। ये तस्वीरें साथ आपने दी है, मैं साथ साथ चला रहा हूँ। मैं आमिर भट्ट भी है, ये बैठे हुए थे सारे, यानी कि ये अंदर ही थे। मैंने सलाम फेरा तो मुझे आवाज़ आई है बाहर से, चीफ थे फयाज साहब, चीफ चक्कर। हाँ चीफ चक्कर, फयाज साहब फोत हो गए, वो थे। उन्होंने आवाज़ दी, असलम भाई यार अब्दुल करीम तो नहीं आया। फ़ौरन मेरा कंप्यूटर पीछे गया ड्योढ़ी में और मैंने देखा कि वो जो 8-10 बंदे जा रहे हैं उनमें एक बंदा था जिसकी शक्ल अब्दुल करीम से मिल रही थी और शायद उनमें वो चला गया। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि वो नहीं चाचा जी हथे नहीं आया, चाचा फयाज चला गया वापस। अब ये हुआ कि पूरी जेल में आपको पता है जब तक गिनती पूरी ना हो सब अच्छा नहीं होता, यानी कि सब बच्चे 122 कत्लों का बंदा ना मिले एक, और फिर सब अच्छा नहीं होता, और सब अच्छा साइन सब अच्छे रजिस्टर के ऊपर उसी वक्त होने हैं जब गिनती पूरी होनी है। अब आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी जेल तलाशियाँ हो रही हैं, मुकम्मल जेल तलाशी कर ली। मैंने अपने मुश्ताक से पूछा जो मेरा था, वो मैंने कहा तूने मुझे बताया नहीं। अब वो जाने वाला था, चूँकि उसकी भी गिनती बंद होती है, वो जाने वाला था। मैंने उसको पूछा क्या, कहता असलम भाई वो सुबह आया था तो नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद वो वाशरूम में चला गया, वाशरूम में को आधा घंटा उसने लगाया। अब वो वाशरूम में जो आधा घंटा लगाया उसने वो बेड़ियाँ काट रहा था, बेड़ी काट रहा था। वो किससे काट रहा था ये तो नहीं देखी, लेकिन बेड़ियाँ काट रहा था। बाल मुख्तसर ये कि वो ये काम करके वो चल, यानी कि वो वाशरूम से चला गया। ये उसको नहीं पता अपना मुश्ताक को कि आया वो बेड़ियाँ काट रहा था या वाशरूम के लिए वैसे शेव कर रहा था, शेव कर रहा, किसके लिए गया वो। बाल मुख्तसर ये वो कहता नाश्ता करके वो चला गया। अब जब शाम ढली, गिनती बंद नहीं हो रही, सब अच्छा नहीं हो रहा, गटर तलाश किए जा रहे हैं, दरख्तों के ऊपर देखा जा रहा है, छतों के ऊपर देखा जा रहा है, जेल के बाहर जो पैलियाँ हैं, जो खेत हैं, उनको तलाश किया जा रहा है, लेकिन वो बंदा मुयस्सर नहीं आया, फरार हो चुका था, चला गया था। बेसिकली स्पाई साहबा के साथ एक कमिटमेंट थी उनकी आपस में। बाद में जो पता चला कि वो कह रहा था कि मैं स्पाई साहबा के लिए काम करूँगा जाके, आप लोग मुझे यहाँ से निकाले। गिव एंड टेक वाला सौदा, गिव एंड टेक वाला साहब है, मैं भाजी बम भी मारांगा, जो को वो करांगा, मैंने तुझे कड्डो। इस बिहाफ के ऊपर उस पर स्पाई साहबा की बात भी बड़ी थी, आपको याद होगा। मैं साथ साथ कहता चलूँ, सिफ्त हसन नकवी साहब की मैं बात करता हूँ, जब वो सुप्रिटेंडेंट थे। मैं साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको, स्पाई साहबा ये समझती थी कि सिफ्त हसन नकवी हमारे साथ ज्यादती करता है, ठीक है जी। उन्होंने उस जिम्मे को, चूंकि वो अहले तशी थे, और उन्होंने उस यानी आग जो थी वो प्ली बना ली कि यार ये बंदा मैं तंग करता है, इसको मार देने अच्छा है। बाल उन्होंने उसको भी कहीं माल्टन पार्क में वॉक कर रहे थे तो उनको भी यानी कि कत्ल कर दिया। वो तो शहीद ही हुए ना, वो तो बेचारा शहीद हुए बेचारे, नेक आदमी थे, बड़े पोलाइट बंदा था वो। अब ये आप इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि बेड़ियों, अब देखे ना, जब एक बंदा को बेड़ी लगी हुई है, वो बेड़ी के बगैर तो ड्योढ़ी में नहीं जा सकता। जी। उसने बेड़ियां लूज कर ली, खोली बेड़ी, जाके बेड़ियां मिली ड्योढ़ी में से। नहीं मैं बताता हूँ आपको, मैं ये इसी तरफ आ रहा हूँ। अब बेड़ियां ये हुआ कि उसने जनाब जब निकल गया, तलाश की नहीं, कोई सिस्टम नहीं बना। मुझे उसने बताया कि वो रह कर कोई काफ़ी आधा घंटा रहा है वाशरूम में, उसके बाद वो नाश्ता नुश्ता किया, चला गया वो सारा। फिर जब रात हुई तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे लाहौर की पुलिस पूरी जेल आई है। उन्होंने इनायत खान के घर, ये साथ ही घर है, इनायत खान के घर भी छापा मारा कि शायद उधर ना गया हो। अच्छा, लियाकत बलोच साहब की तरफ भी गए लोग कि शायद उधर ना हो।
क्योंकि उनको डाउट फिर आप जमीयत वालों पे डाउट था सर। मुख्तसर ये कि वो बंदा भागकर, एक शख्स है यहाँ रहता इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के पास, उनके पास चला जाता है। नाम ना लीजिएगा, हाँ नहीं क्योंकि वो हमारे भी वो दोस्त हैं जी, वो चले गए उनके पास। बल मुख्तसर ये है कि उसने वो चला गया वहाँ। अब जब रात पुलिस आई है, पुलिस ने आके मुझे कहा कि इसको निकालो बाहर भी को। जाहिर है कि वो मेरा एक ताल्लुक था, एक वास्ता था, तो यानी कि आपको भी इंटरोगेशन का हिस्सा बनाया इंटेरोगेशन गया। के लिए उन्होंने मुझे कहा कि निकालो। आमिर भट्ट और शाद तारिक खान ने राडें आगे लगा दी हैं उसके दरवाजे के, चूँकि दरवाज़ा हमारा जाली का था, बरामदे में उसको अपना बंद कर दिया। मैंने उसको कहा, आमिर को, तारिक खान को, मैंने कहा यार बात ये है, निकाल तो उन्होंने मुझे लेना है, ठीक है जी, इसको तोड़ के भी निकालेंगे तो बेहतर ये है मेरे भाई कि इज्जत से चले जाएँ। ऐसे ऐसे फजूल हरकत करने की ज़रूरत नहीं, बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के पास है, जो भी होना देखी जाएगी। बाल हम चले गए। अब जब हमारे कमरे के सामने जनान खाना है, जनान खाने के साथ पीछे बी क्लास थी, जो बी क्लास अब जो है वो सिर्फ VVIP यानी कि सियासी लोग पकड़े जाते हैं उनके लिए उन्होंने वो मुख्तस कर दी, जिसमें अपना हमजा शहबाज शरीफ भी जाके रहे हैं उसमें भी, ठीक है जी, अलीम खान साहब भी उसमें रहे हैं, उन्होंने फिक्स कर दी उसके लिए। पहले वो बी क्लास होती थी। अब जनान खाने के बिल्कुल सामने एक हाता है, ग्राउंड है उसकी हॉस्पिटल की, वहाँ बेहतरीन घास लगा हुआ है, वहाँ उन्होंने मुझे बिठा लिया और पुलिस सारी आसपास बैठ गई। उन्होंने कहा भाई कितने गया? मैं कहा जी मुझे नहीं पता, तुमने भगवाया? मैंने कहा मैंने भगवाया भी नहीं है, मुझे इसका भी नहीं पता। इसके दौरान काफ़ी टीमें ना जेल में वो इंटेरोगेशन कर रही थी। आखिर उन्हें मुख्तसर ये कि पता चल गया कि अच्छा ये मैं बताता चलूँ कि वो जो बेड़ियाँ थी वो मेरे कमरे के बिल्कुल साथ गाड़ीना है, उसमें से उनको मिली, मेरी गडीना के बिल्कुल पास उन्हें मिली। उसके बाद उन्होंने टोटल जब तफ्तीश की तो उन्हें पता लग गया कि इसके पीछे टोटल स्पाई साहबा का हाथ है। इस तरह से वो आपकी जान खलासी हो, मेरी जान खलासी। अब अगर आपके बारे में इंफॉर्मेशन हुई हो कि रिहाई के कितने दिन बाद वो मारा गया, ये मुझे समझ आ गई कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नजदीक इस दोस्त के घर वो गया। जी जी जी। तो रिहाई के कितने दिन बाद वो आबद बख्तर साहब ने? मेरा हफ्ता 10 दिन की बात। अच्छा, यानी कि वो फिर स्टोरियां ही हैं कि मैंने रक्षा चलाया, तो जो भी वो एक कहानी है। देखिए उसको पहले आपको पता है कि अब मैं कहना नहीं चाहता कि पुलिस से मुकाबले कैसे होते हैं, और फिर उस बंदे का डर खूब बड़ा था। पुलिस यानी कि दहशत तो थी, दहशत बड़ी थी, जेल वाले बहुत डरते थे। अफसरान को पैगाम देता था मैं बम चला दूंगा। हालांकि आप यकीन कर लें उसका जिस्म और रियाज बसरे का जिस्म जस्ट लाइक मुलायम, सॉफ्ट यार। यानी कि रियाज बसरा, आप अंदाजा कर लें कि रियाज बसरे की टांग एक जो थी वो आधा इंच छोटी थी दूसरी टांग से। यानी कि हमारे साथ जब बैडमिंटन खेलता था जेल में रियाज बसरा भी, तो उसकी वो एक टांग उसकी लंगड़ा के चलता था वो, ठीक है जी। इसी तरह ये अब्दुल करीम जो था ये भी बिल्कुल पोलाइट, और यानी कि कोई जैसे जब मुझे पुलिस लिखती थी कि हार्ड जिस्म, अब पुलिस अपना वो लिखती होती है ना कि वो मेन के जो मजबूत जिस्म, रंग काला, रंग काला, इस तरह किताबी ये वो लिखती थी। तो इसका जिस्म भी बिल्कुल कमज़ोर था, कोई ज़्यादा ताकतवर नहीं था, लेकिन बाल ये जो वो करता था, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सस्पेंस एक डाइजेस्ट आता होता था जेलों में, अखबार ही होता था, ज़ाहिर है कि उस दौर में टीवी तो चलते, वो रेडियो होते थे, वो रेडियो की भी मंजूरी लेनी पड़ती थी होम सेक्रेटरी से। वो आते थे जनाब, घड़ी जो पहनते हैं उसकी भी मंजूरी होती थी, वो होम सेक्रेटरी ने इजाज़त देनी तो घड़ी पहननी, वरना घड़ी नहीं पहन सकते। फिर कपड़े जो कैदी जो है, कैदी ने अगर कपड़े अपने कहना जी मैंने सादे कपड़े पहने हैं, आम कपड़े पहने, उसको भी ये होता था कि जनाब वो अपना मंजूरी लेनी पड़ती थी। बल मुख्तसर ये कि अब्दुल करीम जो था वो चला गया उधर। उसके बाद उसको कहाँ पे मारा, किस कमरे में मारा, इसका पता नहीं है, लेकिन वो जो रक्शे वाला सीन है, वो रक्शे के ऊपर आया और उसके बाद उसको ब्रस्ट मार दिया। यानी कि जिस शख्स पे उसने एतमाद किया, हाँ बस ये समझ लें कि एक मुबैना इत्तला के मुताबिक जो दुनिया में चलता है कि यारों के बरासी होते हैं, लेकिन यहाँ यारों के यानी कि कातिल बना लो, शदीद दुश्मन भी रहे हैं, जैसे आमिर भट्ट था। आमिर भट्ट ने अपने दोस्त का बेहतरीन दोस्त को, यार मैं कह रहा हूँ आउट क्लास दोस्त, ऐसा दोस्त कि जो दोस्तों का दर्द रखता था, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल भी शाद मेहू के लिए। बाल मुख्तसर यही है, बहादुर लोग थे, जीदार लोग थे, दुनिया से चले गए, लेकिन आज भी कोई उन्हें ये नहीं कह सकता कि वो ये नहीं कि दिल छोटा था, कमज़ोर लोग थे, डरते थे, वो खड़े हो जाते थे जहाँ भी होना होता था। बाल अब्दुल करीम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन आप ये देख लें एक बात कि उसको अल्लाह के पास जाने के बाद भी जिन लोगों ने उसका यानी कि पुलिस मुकाबला किया है, किसी बंदे की एक फीती भी नहीं बढ़ी, कोई प्रमोशन, एक फुल भी नहीं बदया किसी का, कोई फीती नहीं बढ़ी किसी की।
बस उसने मरना था। यानी मेरे नॉलेज में यही है। हाँ नहीं बिल्कुल, मेरे नॉलेज में, लेकिन प्रमोशन नहीं हुई जिन्होंने मारा है उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया। देखो जी, अगर वो चंद दिन रह जाता हाँ तो उसने बम भी चलाने थे, तो वो एक परवान चढ़ना था, उससे बड़ा नुकसान होना था, उस नुकसान से बचे। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने उस वक्त नहीं वो देखिए ना, एक बंदा बम चला रहा है तो उसने चलाने तो बम भी थे, काम तो आबिद बॉक्सर ने बहुत बड़ा किया। मैं कहता हूँ हैरत जिस तरीके से भी किया, लेकिन किया। देखो जी, हैरत अंगेज माशरे को महफूज रखा। मैं कहता हूँ जी, आम पब्लिक को बचाया, मुश्किल वक्त से बचाया, दीन को यानी कि तफरके से बचाया। बहुत बड़ा काम किया आबिद बॉक्सर ने, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बेशक बाकी कोई जो उनको नहीं आबिद बॉक्सर को पसंद करते आप मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन जिस बंदे ने अच्छा काम किया उसको अप्रिशिएट तो करना चाहिए। मैं कहता हूँ जी, बेहतरीन वो बंदा है, उसने जो काम उस वक्त कर दिया, खुदा की कसम यकीन करो। अगर आप 7 साल नौकरी की आबिद बॉक्सर ने सिर्फ, मैं लेकिन उस 7 साल में तारीख लिख दिया सर। मैं कह रहा हूँ जी, बॉक्सिंग पे बेस पे भर्ती हुआ, ठीक है जी। अल्लाह पाक ने, मुझे अच्छी तरह याद है, अपने वालिद साहब के साथ ये बॉक्सिंग के लिए कैंप में आया करते थे, ठीक है। वालिद साहब बड़े जेंटलमैन आदमी, मेहनती आदमी, ठीक है। मकसद ये कहने का कि इस आदमी ने, यकीन कीजिए कि फिर वो कोई माने या ना माने, दोस्तों का दोस्त है, भाइयों का भाई है। किसी दोस्त से कोई नाराजगी होगी तो मुझे नहीं पता किस बात से होगी, लेकिन आबिद बॉक्सर साहब, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, सारे दोस्त होंगे वो कोई इंसान यार। मैं बता रहा हूँ कि मैंने अगर फिल्में बनाई है ना, तो मेरे हर फिल्म के सेट के ऊपर वो बाकायदा तौर पे मैंने उनको दावत दी और वो आए, ठीक है जी। और कहीं किसी जगह भी कोई ज़रूरत पड़ी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये कहीं मेरा ख्याल भाटी लगे हुए थे, SHO थे। मैं वैसे तारीफ में एक मुझे बात याद आ गई, टाउनशिप के कुछ लोग, क्योंकि मैं टाउनशिप से 91 में काउंसलर हूँ, 97 में काउंसलर हूँ, फिर 2001 में नाजिम हूँ, ठीक है। टिकट होल्डर हूँ। 2007 में पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मुझे टिकट दिया था। अब ये जिस वक्त ये सारा कुछ चल रहा है, मेरे दोस्त पकड़े गए, कुछ दोस्त नहीं, कोई इलाके के लोग वोटर पकड़े गए, तो शराब शुरू के चक्कर में पकड़े गए। शराब पी हुई थी उन्होंने, तो ये कहीं बाहर से आए हैं, तो उन्होंने, आपको पता है SHO जब बाहर से आता तो झांक के देखता है भी हवाला च केड़ा केड़ा नवा दाना कौन सा है। उन्होंने कहा तुसी कहते चाहे हो, उन्होंने कहा भाई असी शराब पीती इसी तरह। कितों आए? उन्होंने कहा टाउनशिप तो आए। उन्होंने टाउनशिप किसी को जानते हो? उन्होंने कहा जी हाँ जी जानते हैं। उन्होंने किन्नू जानते हो? उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा असलम गढ़े को जानते हो? हाँ कहा जानते हैं। उन्होंने कहा दरवाजा खोलो, जाओ घर। वेरी गुड, ठीक है जी। छोटा सा मैंने सा जुर्म था, ठीक है, पी वो था भी तो बड़े काम करने वाला अफसर था ना, उसके लिए शराब के पर्चे उन्होंने क्या, कोई चक्कर नहीं था। बाल मुख्तसर ये कि अब्दुल करीम का जो एस्केप है वो आपके, इसको तो मैं तो कहूँगा अब्दुल करीम की फरारी आपकी आंखों के सामने हुई है जेल से। जो लोग ये फिल्में चला रहे हैं कि जी ये झूठा वकूआ है, वो फरार नहीं हुआ, पहले जेल से निकाल लिया था, ऐसे हो गया, इसका मतलब है कि उसकी फरारी भी जेन्युइन थी और आबिद मुकाबला भी जेन्युइन। हाँ जी, और आबिद बॉक्सर साहब ने इसको मारकर एक कौम को बहुत बड़े नुकसान से बचाया। ये किसी को नहीं पता, हम लोग तो अंदर थे ना। जाहिर है कि जिस वक्त मोहम्मद हुसैन काका से या अकनवाज से मुलाकात होती है, उन्होंने पता लगा, इन्होंने भगाया और उन्होंने पुलिस को बता भी दिया कि जनाब साढ़े तो फायदा है, हमने तो उसको निकलवाया अपने फायदे के लिए। जाहिर उसने कहीं ना कहीं बम तो प्लान ही इमाम बारगाहों में कहीं कोई मजालिस है, कहीं कोई सिस्टम है, उसने कोई ना कोई नुकसान करना था। अल्लाह ने एक बड़े नुकसान से बचाया। और बेशक अल्लाह जो करता है अच्छा बेहतर करता है अल्लाह ने। और ये आबिद बॉक्सर का लाहौर वालों पे कम से कम, बल्कि पाकिस्तान पे एहसान है, बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़े धमाकों से उसको आबिद बॉक्सर ने सेव किया ना। अब उसका क्रेडिट उसे दारा दे ना दे, वो दारे का उसका मामला है। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि किसी की भीति नहीं बढ़ाई, वो इतना बड़ा काम। चलें इस प्रोग्राम को क्लोज, इसके बाद मैं आपको तकलीफ एक और प्रोग्राम के लिए भी देता हूँ। नाजरीन, ये असलम गढ़ा साहब मेरे प्यारे भाई थे, जिन्होंने आज आपको ये बात बताई कि अब्दुल करीम बम्बोवाला कैसे फरार हुआ। ठीक है, ये हकीकी वाक़या, इससे ज्यादा आई विटनेस मैं आपको ना कोई और प्रोवाइड कर सकता है। अगर उन जिन लोगों ने फरार कराया था उस तंजीम के, उनमें से कुछ जिंदा है? हाँ, हम हुसैन काका जिंदा है, जकी जिंदा है, ये मजांगी हैं सारे। हाँ, तो ये अगर हो सके तो वो शायद इससे भी करीब बता सके। मेरे हिसाब से इनसे करीब कोई नहीं बता सकता। इसके साथ ही हम दोनों भाइयों को इजाजत दें और देखते रहें, ये आपका अपना चैनल है। मैं असलम गढ़ा साहब को अक्सर तकलीफ देता रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।